Hey guys, welcome back to our YouTube channel once again. This is अश्विनी प्रजापति, मोटिवेशन स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज हम बात करेंगे पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में। देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि पढ़ने का सबसे शानदार तरीका क्या है। रिसेंटली जब बच्चों के एग्जाम थे तो सबसे ज़्यादा गूगल पे यही सर्च किया गया कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी। जब बात आती है कि बेस्ट वे ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि लर्निंग क्या है या जो आप एजुकेशन ले रहे हैं उसको किस तरीके से लें। सबसे पहले एक बच्चे के अंदर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब जानने की इच्छा। कुछ भी जानने की इच्छा अगर बच्चे के अंदर होगी तो वो सही से पढ़ पाएगा। आजकल के बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बच्चे पढ़ाई को केवल एग्जाम में लिखने तक का सफर समझ लेते हैं। यानी जो भी वो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में लिखने के बाद उनके साथ रहे ना रहे, उनको शायद से इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क उनको पड़ना चाहिए। ये पढ़ाई इनके साथ लंबे समय तक रहनी चाहिए। सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी जब बच्चे के अंदर डेवलप होगी तो उसका ग्रोथ बढ़ेगा, उसका माइंडसेट बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये तीनों चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग है वो जो आपको बताएंगी कि ये जो ग्रोथ उनके माइंड की है वो आपको किस डायरेक्शन में ले जा रही है। और जब बात पढ़ाई की आती है तो हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये जो पढ़ाई है, ये जो एजुकेशन है, ये जो टॉपिक है हमारे रियल लाइफ में कहाँ रिलेट कर रहा है और किस तरीके से हमें फ्यूचर में ये काम आने वाला है। पढ़ते समय आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप बच्चे लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना अच्छे से ध्यान देंगे तो आपकी पढ़ाई आपको बहुत आसान लगेगी। अब ये कैसे होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के लिए आपके पास सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ लॉजिक, सेंस ऑफ रीजनिंग एंड सेंस ऑफ थिंकिंग का होना जरूरी है। ये चारों स्किल इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपने इन सब चीज़ों में महारत हासिल कर लिया तो शायद से आपको पढ़ाई खेल लगने लगेगी। आप बच्चों को पढ़ाई को अपनी निजी जिंदगी से जोड़ करके पढ़ना चाहिए। जिस दिन आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखना शुरू किया, उस दिन पढ़ाई आपको बहुत आसान लगेगी। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं जनरली, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी। अगर मैं बात केवल इंग्लिश या हिंदी की करूं, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लिटरेचर है, जहाँ पे कहानियाँ हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कोई भी कहानी किसी ना किसी किरदार पर आधारित होती है। अगर आप उस किरदार को खुद के ऊपर रिलेट करके या खुद से रिलेट करके समझोगे या पढ़ोगे, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि वो कहानी आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वहीं इंग्लिश लिटरेचर को समझना थोड़ा सा और आसान है। कैसे? अगर हम बात सेंटेंसेस की या टेंसेस की करते हैं, कुछ कोर पॉइंट्स को पकड़ करके अगर आपने उसको प्रैक्टिस में लेकर के आना शुरू किया तो इंग्लिश लिटरेचर आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब जैसे हम टेंसेस या सेंटेंसेस के बारे में बात करें, हम डेली लाइफ में जो बोलते हैं वो टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो बातें बोल रहा हूँ, इट इज़ हैविंग अ पर्टिकुलर सेंटेंस और एक इसकी सेंस बन रही है जो आपको आसानी से समझ में आ रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपनी मम्मी से घर पे पानी मांगते हैं तो आप अमूमन यही कहेंगे कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी दे दो। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि देना मम्मी गिलास पानी। तो ये सेंसलेस बातें हैं। तो ये जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये आपको डेली लाइफ की प्रैक्टिस से आ जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, केवल कोर पॉइंट्स को समझने के बाद आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने लगेंगी। ठीक ऐसे ही अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में 3 चीज़ें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब फिजिक्स के कुछ फिनोमेना हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हमारी आंखों के सामने होते रहते हैं। बस ज़रूरत है कि हमें उन्हें समझने की और पहचानने की, और ये जानने की उनमें से कि इनमें कौन सा फिनोमेना साइंस से रिलेट कर रहा है और कौन सा फिनोमेना केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। फिजिक्स के कुछ लॉज से या कुछ फिनोमेना से मैं आपको रिलेट करा देता हूँ। अगर मैं बात फिजिक्स की करूँ तो वहाँ का एक कॉमन सा टॉपिक है, बहुत जनरल सा टॉपिक है, न्यूटन्स के लॉ। हम सभी ने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होते हैं 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड के बीच में। अब ये न्यूटन्स के लॉ फेमस है ग्रेविटी के लिए, न्यूटन फेमस है ग्रेविटी के लिए। अब ग्रेविटी हमारी आंखों के सामने डेली होती है। अगर हम घर में कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज करो किचन में कुछ हम काम कर रहे हैं और हाथ से चम्मच या ग्लास छूट करके नीचे गिर जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ये अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो पावर है, उसकी वजह से वो चीज़ नीचे गिर गई। बट वो कौन सा समय होता है कि जब हम ये रियलाइज करें कि यार ये कुछ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ किसी फिजिक्स के फिनोमेना से हो रहा है। जिस दिन हमने ये समझना शुरू किया या देखना शुरू किया, उस दिन पढ़ाई हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे घर में फैन है, मोशन में घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो मोशन का भी एक चैप्टर है, लाइट का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बल्ब का है और इन्वर्टर का है। तो ये सारी चीज़ें हमने फिजिक्स में पढ़ी हुई होती हैं। सारे फिनोमेना हमारे डेली लाइफ में हमारे साथ होते रहते हैं। वहीं बात अगर मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को करी, उनको समझना थोड़ा सा और भी आसान है। अब समझ करके चलिए, हम सभी लोग एक बायोलॉजिकल बॉडी है। उस बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कुछ केमिकल्स जो है ना, कुछ हार्मोन्स वहाँ पे रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन का नाम सुना होगा आपने, और मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जो है ना रिलीज होते रहते हैं। और भी काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं या फिर उनका सिक्रेशन होता है। लाइक डोपामिन का आपने नाम सुना होगा, एंडोर्फिन का नाम सुना होगा और ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा। और जैसे कि हम एक बायोलॉजिकल बॉडी है, जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप के थ्रू वो खाना हमारे स्टमक में जाता है। और हर किसी बच्चे को आजकल ये पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एक एसिड रिस्पॉन्सिबल है जो खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है, और एसिड का नाम है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कमाल की बात क्या है, इसको समझ करके थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो
कि एक बायोलॉजिकल बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, एक एसिड बन रहा है जो हमें एनर्जी दे रहा है, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं हम फिजिकल टास्क को करने में इसको यूज कर रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एनर्जी जो हमने पढ़ी है दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स कहीं ना कहीं, और बायोलॉजिकल बॉडी में हो रही है। हमारे हैंड्स जो कर रहे हैं वो फिजिकल टास्क कर रहे हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रही है। ये सारी चीजें रिलेटेबल हैं, बस जरूरत है कि उस कॉन्सेप्ट को समझने की, वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप करने की, जिससे आप इन सब फिनोमेना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें और उसको ऑब्जर्व कर पाए, डिफाइन कर पाए कि विच पर्टिकुलर फिनोमेना इज रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक ऐसा ही हम एसएसटी में पढ़ते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन है। हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। अगर मैं बात हिस्ट्री की करूँ तो वहाँ पे डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टेरिटरीज में क्या क्या हुआ इसके बारे में पढ़ा जाता है। आसान भाषा में अगर कहूँ तो जो कल हो चुका है वो इतिहास है। वहाँ पे समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हुए। ये बदलाव ह्यूमन सोसाइटी के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे और इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पॉलिटिक्स के लेवल पे, साइंस में, मेडिकल में और कल्चर के बेसिस पे भी हुए। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करना, लेकिन कैसे स्टडी करना, टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स विद अ स्टोरी। एक किरदार है, वहाँ पे भी कहानियाँ हैं, तो उन कहानियों को किरदारों में ढाल करके या किरदारों को अपने आप से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि हिस्ट्री को भी आप नहीं भूलेंगे। अगर मैं बात ज्योग्राफी की करूँ तो ज्योग्राफी में क्या है, हम ज्योग्राफी में बात करते हैं कि रीजन्स के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग राज्यों की, अलग अलग देशों की, अलग अलग शहरों की इसमें कहानियां हैं कि वहाँ की टेरिटरीज, वहाँ की कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का तौर तरीका, रहन सहन, खान पीन किस तरीके का है और कौन सा एरिया कितना ज़्यादा डाइवर्स है और कितना नहीं है। ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। अगर मैं बात इकोनॉमिक्स की करूँ तो इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एक बिजनेस स्टैंडर्ड है, आर्थिक व्यवस्था हमारी कैसी है देश की। इस आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम करना होता है, समझना होता है कि देश में पैसा कहाँ से आए और कितना आए, और जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन किस पैमाने पर हो ताकि लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो अच्छे तरीके से पूरी हो चुके, निर्वाह हम उनका कर सकें। तो ये समझना हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है। तो सारी चीज़ें रिलेटेबल है। हमारे घर में, बच्चों के घर में, आप लोगों के घर में कहीं ना कहीं बिजनेस भी होता होगा, जॉब भी होती होगी, कोई चीज़ का प्रोडक्शन भी होता होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होती होगी, हम कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में आती है। बात अगर मैं मैथ की करूं तो मैथ में भी जीवन भर जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। अगर मैं फिर से दोहराऊं तो ये बात समझने की है कि अगर आपने फैक्ट्स को पकड़ना शुरू किया, रिलेट करके पढ़ना शुरू किया, तो कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। पढ़ते समय क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। कंसंट्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं। अब कंसंट्रेशन हर कोई आपको बताता है कि भैया कंसंट्रेट करो, फोकस करो, पर किसी ने ये बताया कि कैसे करें, और कैसे करें दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे बस दूर दूर रहें। थोड़ा सा दूर रहोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, कंसंट्रेशन आपका ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पे ज़रूरत एक चीज़ को समझने की कि जब आप पढ़ो तो बस केवल पढ़ो, जब आप खेलो तो बस आप खेलो। आप चीज़ों में थोड़ा सा ये जो डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लास के अंदर एक टीचर 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है, एक ही टॉपिक पढ़ाता है, एक ही टाइम पे पढ़ाता है, एक ही बुक से पढ़ाता है। फिर क्या रीज़न है कि कोई बच्चा तो ऑन स्पॉट चीज़ों को समझ जाता है और कोई बच्चा जो है ना एवरेज रह जाता है, कोई बच्चा टॉपर निकल आता है, कोई फेल भी हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है, बहुत शानदार बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटी सी बात है यहाँ से समझने वाली कि दैट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जिस बच्चे का ऑन स्पॉट वहाँ पे ज़्यादा रहा होगा या जिसका फोकस शानदार रहा होगा, उस बच्चे का रिजल्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो ट्राई टू मेक योर कंसंट्रेशन एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। और आपने जो भी कुछ सीखा है बच्चों, इसको एक्सप्रेस करना सीखो। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, अगर आपने इस पढ़ाई को ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाया, अपने दोस्तों से इसको शेयर नहीं किया, उनके सामने एक्सप्रेस नहीं किया कि आप जो लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं या कैसे उसके बारे में हम बात करें। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू किया तो आपके अंदर जो है ना एक लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलपमेंट हो जाएगी। आप चीज़ों को अच्छे से जो है ना एक्सपोज करना, एक्सप्रेस करना, सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। अब ऐसा करने से ये अचानक से तो होगा नहीं, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंटली आपने काम किया तो ये प्रैक्टिस आपके अंदर हो जाएगी, एक मेमोरी डेवलप हो जाएगी, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी ये सब करने की, और इसका लॉन्ग टर्म इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि ये आपको मल्टीटास्कर बनने में आपकी हेल्प करेगी। और आज का जो टाइम है ना बच्चों, वो ऐसा टाइम है कि अगर आप मल्टीटास्कर नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मल्टीटास्किंग टैलेंटेड बच्चे या लोग आज के टाइम में हर एक इंडस्ट्री को चाहिए, और अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड। सबसे जरूरी ये भी है कि अधूरा पढ़ना बंद करो। जब भी आप पढ़ने बैठे तो ये तय करके बैठें कि एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 4 टॉपिक ये कंप्लीट ही करने हैं। ऐसा मत करो कि हाँ एक टॉपिक पढ़ने बैठे उसको बीच में छोड़ करके उठ गए।
कोई काम करने लगे या खेलने लग गए या किसी और काम में बिजी हो गए। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप समझ लेना ये आपका इस तरीका का एटीट्यूड आपकी कामयाबी की राह में रोड़ा बन जाएगा और आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो जाएंगे। आपको एक आदत पड़ जाएगी कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, और अगर ऐसा ही होता रहा तो आपको जिंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अपने साथियों से अपनी तुलना बंद करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कंपैरिजन करना चाहिए, अपने दोस्त से आगे निकल, उससे पीछे कैसे रह गया। ये सब करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है, और पढ़ाई में बेवकूफ़ी करना बहुत ज़्यादा महंगा आपको पड़ सकता है। ये तुलना अगर आप करते रहोगे तो आपको इसको रिजल्ट कुछ गलत ही देखने को मिलेंगे। देखिए, आपको केवल इतना करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई में गैप मत आने दो, डेली पढ़ो, कुछ टॉपिक्स को इनिशिएट कर लो, उनको खत्म करके तब आगे बढ़ो। जिस दिन आपके साथ ये सब होने लगेगा उस दिन आपको रिजल्ट ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एक बात कही जाती है कि कंपैरिजन ऑलवेज किल्स एंड कंसिस्टेंसी ऑलवेज बिल्ड्स। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने अपनी रियल लाइफ से जो है ना ऑब्जर्व किए थे। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस तब आया जब मैंने 150 प्लस स्कूल्स में अपने सेशन किए, मोटिवेशनल सेशन किए, बच्चों के सामने एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद मुझे एहसास होता था कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ये कमियां हैं जिससे वो राइट ट्रैक पर नहीं है, वो रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन नहीं जान पा रहे हैं। सो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा कि आपके लिए हेल्पफुल था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ डू सजेस्ट मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।